एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वसुंधरा सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। सो ये क्लास 12th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है जहाँ पर हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एंड इससे पहले हमने क्लास 12th इंग्लिश के सभी चैप्टर्स और पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस किया है, सो यू कैन चेक देम एज वेल ऑन माय चैनल। ओके, सो अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो आज चैप्टर इज ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो ये हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है एंड यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन दे रखा है ह्यूमन ज्योग्राफी का। यहाँ पर आपको बता रखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट हम क्या पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या टॉपिक्स कवर करे जाते हैं, उसी के बारे में हमको बता रखा है। सो फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन कि स्कोप क्या होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या टॉपिक्स कवर होते हैं। ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, इजी सा चैप्टर है। एंड इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से पता होना चाहिए एंड आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, बिकॉज 4 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच आर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पता होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज आपको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड इज पॉसिबिलिज्म के बारे में पता होना चाहिए एंड फोर्थ इज न्यू डिटर्मिनिज्म। सो यही 4 टॉपिक जो है मेन थीम है इस चैप्टर की। आपको इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है बिकॉज दीज आर ओनली द इम्पॉर्टेंट वंस। बाकी ऑफ कोर्स बोर्ड्स हैं तो इम्पॉर्टेंट तो सभी है, बट उसमें भी अगर हम हाईलाइट करें तो ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। सो हमारी एनसीईआरटी में 3-4 डेफिनेशंस दे रखी हैं विद द पर्सन हु हैव प्रोपाउंडेड देम, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस है भी नहीं, 4 या 5 हैं शायद से। सो यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा आंसर विच इज अकॉर्डिंग टू रज्जिल ह्यूमन ज्योग्राफी इज द साइंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between human societies and Earth's surface. Thus, human geography deals with the areal differentiation of human activities. So यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू रज्जिल, जिन्होंने बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है एक स्टडी है, एक सब्जेक्ट है जहाँ पर हम पढ़ते हैं अबाउट ह्यूमन सोसाइटीज़ और अर्थ सरफेस के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है उसको हम पढ़ते हैं। इन सिंपलर वर्ड्स ह्यूमंस और एनवायरनमेंट एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, गिव एग्जाम्पल। सो यही क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है डिफाइन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या फिर एक्सप्लेन व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सो दोनों ही एक ही बात है, यहाँ पर आपको बताना है जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है व्हाट इज इट, वो है क्या, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर क्या होता है, ये वो स्टेज है हमारी एंशिएंट सोसाइटी की जब हमारे ऊपर नेचर डोमिनेट करता था, यानी कि जिस तरह से भी नेचर ह्यूमंस को रख रहा है उनको रहना पड़ रहा है। जो ह्यूमंस है वो नेचर के अंडर, जिस भी तरह से नेचर हम ह्यूमंस को डिक्टेट करता था, यानी कि जिस भी तरह से रखता था, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो हम इंसानों को झेलनी पड़ती थी, है ना। सो यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन था, यहाँ पर डोमिनेटिंग नेचर था। एंड जिस फेज में, जिस स्टेज पर नेचर डोमिनेटिंग था उसी चीज को बोला गया है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सो वी विल राइट इट एज ह्यूमंस अडॉप्टेड डिक्टेट्स ऑफ, यानी कि जिस भी तरह से नेचर डिक्टेट कर रहा है ह्यूमंस उसको अडॉप्ट करते थे। द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव। ह्यूमंस की जो सोशल डेवलपमेंट है वो उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। मैन वॉज प्रैक्टिकली अ स्लेव ऑफ नेचर। जो ह्यूमंस थे वो नेचर के स्लेव थे, एक तरह से जो भी नेचर बोलता था उनको करना होता था। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको झेलने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना। तो जिस भी कंडीशंस में नेचर रख रहा है ह्यूमंस रह रहे थे। तो दैट इज़ वेयर वी कॉल नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पर जो ह्यूमंस है वो नेचुरलाइज हो गए हैं, ठीक है। मैन वॉज रियली नेचुरलाइज, इट वॉज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी बुक में ही एक एग्जाम्पल दे रखा है बेंडा की लाइफ का, जहाँ पर वी कैन सी जो बेंडा है वो रह रहा होता है अबुझमाड़ के वाइल्ड्स में विच इज़ इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। सो वो एक छोटा सा लॉइन क्लॉथ पहनता है, छोटा सा एक्स है उसके पास एंड उनकी जो ट्राइब है वो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करती है, यानी कि जो फॉरेस्ट का छोटा सा पैच है उसको क्लियर कर लेते हैं एंड वहीं पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा वो पानी पीते हैं स्ट्रीम से एंड गज्जारा और कुचला, लीव्स और रूट्स,
ये सारी चीज़ें गैदर करते हैं खाने के लिए। बट इन टुडेज़ वर्ल्ड अगर हम ये चीज़ें किसी को दे दें, कोई खाएगा? कोई भी नहीं खाएगा। बट उस टाइम पर हमारे पास में उतने ऑप्शन ही नहीं थे, हम उतने ज़्यादा डेवलप्ड ही नहीं थे कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को बना सकें। तो हमको जो भी मिल रहा था हम खा रहे थे, जो भी नेचर हमको प्रोवाइड कर रहा था उसी कंडीशंस में हम रह रहे थे। आई होप दिस इज़ क्लियर। वो स्टेज जहाँ पर हमारा नेचर डोमिनेटिंग था, जहाँ पर हम नेचर के हिसाब से रह रहे थे, तो दैट वाज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ओके, okay, now next question is explain the concept of possibilism with suitable examples. So ये हमारा सेकेंड स्टेज है जब इंसानों के पास में टेक्नोलॉजी आ जाती है, जब वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, नेचर को समझते हैं एंड उसके हिसाब से अपनी जो इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज के ज़माने में हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो हम एयर कंडीशनर्स की हेल्प लेते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को ठंडा बना लेते हैं भले ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम नेचर के हिसाब से नहीं रह रहे हैं, नेचर हमारे हिसाब से हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी बट हमने उसको ठंडा कर लिया, हमने हमारे इन्वायरमेंट को ठंडा कर लिया, राइट। हमको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम हीटर्स का यूज़ करते हैं एंड इसी तरह से हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने ह्यूमन बॉडी को, जो ह्यूमन सिस्टम होता है, जो डीएनए होते हैं, इन चीज़ों को समझा एंड अब जो है हम कई सारी बीमारियों को क्योर कर पा रहे हैं। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। सो दिस इज़ अ स्टेज वेयर ह्यूमंस डोमिनेट नेचर। ह्यूमंस अपने हिसाब से नेचर को डोमिनेट कर पा रहे हैं, ह्यूमंस अपने हिसाब से रह रहे हैं। सो इस स्टेज में क्या है कि ह्यूमंस नेचर के दबाव में नहीं है, वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं, वो जिस भी तरह से चाह रहे हैं नेचर को मॉडिफाई कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ टाइम ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सो योर आंसर विल बी द आइडिया दैट ह्यूमन बींग्स आर कंट्रोल्ड बाय नेचर वॉज रिजेक्टेड। यानी कि जो आइडिया चल रहा था अभी तक कि ह्यूमन बींग्स को नेचर कंट्रोल करता है, इसको रिजेक्ट किया गया एंड जियोग्राफर्स स्ट्रेस्ड द फैक्ट दैट ह्यूमन बींग्स वर फ्री टू चूज। बिकॉज अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों के पास में चॉइस है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। They have choices, right? When humans are seen as an active force rather than a passive being, the approach is that of possibilism. So जिस स्टेज पर humans एक्टिवली नजर आते, जब वो एक्टिव फोर्स होते हैं तब वो स्टेज होती है पॉसिबिलिज्म की। यहाँ पर जो है नेचर एक्टिव नहीं है, नेचर डोमिनेटिंग नहीं है, यहाँ पर ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं। सो दैट इज पॉसिबिलिज्म। ओके, तो डिफरेंस इज जब इन्वायरमेंट, जब नेचर डोमिनेट कर रहा है तो दैट इज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड जब ह्यूमंस नेचर को डोमिनेट कर रहे हैं, ह्यूमंस अपने हिसाब से नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं, then that stage is of possibilism. Okay, so Lucien Febvre was the one जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज किया था, पॉसिबिलिज्म को। He wrote that there are no necessities but everywhere possibilities and man as master of these possibilities is the judge of their use. ठीक है, सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये स्टेज नेसेसिटीज़ की है, हम केवल अपनी ज़रूरतों पर जी रहे हैं। नहीं, हम अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम अपना थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो देयर इज़ एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज़ एंड जो ह्यूमंस हैं इन पॉसिबिलिटीज़ के मास्टर हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इन पॉसिबिलिटीज़ का यूज़ करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। सो अभी जो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े इनको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, हम इनको डिफ्रेंशिएट करके समझते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनिज्म मीन्स दैट एनवायरनमेंट डिटरमाइंस ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि यहाँ पर हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, वो डिटरमाइन करेगा हमारी एक्टिविटीज़ को, वो हमको डिक्टेट करेगा, वो हमको जैसा भी रखना चाहेगा उस तरह से हमको फंक्शन करना पड़ेगा। ओके, वहीं पर पॉसिबिलिज्म मीन्स दैट मैन कैन मॉडिफाई एनवायरनमेंट टू हिज नीड्स। यहाँ पर समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इट इज़ कि इंसान जैसे चाहे वैसे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई, चेंज कर सकता है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू दिस नेचर इज ऑल पावरफुल एंड मैन इज द चाइल्ड ऑफ एनवायरनमेंट। सो डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंग जो नेचर है वही पावरफुल है, वो जिस तरह से भी चाहेगा वो ह्यूमंस को रखेगा। ह्यूमन जो है एक तरह से एनवायरनमेंट के चाइल्ड हैं, बच्चे हैं। वहीं पर इन पॉसिबिलिज्म इट इज़ पॉसिबल टू कन्क्वेर नेचर। हम जो है प्रॉपर मेथड्स का यूज़ करके, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जैसे भी चाहे वैसे नेचर को बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड इन सिंपलर वर्ड्स हम नेचर को जीत सकते हैं, कन्क्वेर कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम सपोर्टर्स की बात करें तो रेड्जेल एंड एल्सवर्थ हंटिंगटन हैज सपोर्टेड दिस स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट किया है। एंड वहीं पर पॉसिबिलिज्म की बात करें तो विदाल दे ला ब्लेंच एंड एल फेवरे,
सपोर्टेड दिस स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दो सपोर्टर्स भी मिल गए, डू रिमेंबर देम, आपको आंसर मेकिंग में हेल्प करेगा। ओके, सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर, दोनों ही कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे आपको, क्या डिफरेंस है दोनों में। सो एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड टफ इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू यूज सिंपल वर्ड, सिंपलर वोकेबलरी। बस जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, यही आपको प्रेजेंट करना है अपनी आंसर कॉपी में। ठीक है, सो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट डू यू मीन बाय नियो डिटर्मिनिज्म। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर। तो ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का कॉन्सेप्ट है। ये हमको एक मिडिल पाथ देता है एंड इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया था ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी द आंसर, देन हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। Your answer is, although the nature has offered humans a lot of scope for development, it does also set the ultimate limits, crossing of which would mean a no point of return. Hence, the possibilistic approach invited criticism from many of the thinkers. Griffith Taylor, while criticizing the possibilism, put forward the concept of neo-determinism. He stressed that a geographer's role is essentially that of an advisor and not to interpret the nature's plans. It is a madhyam mark between determinism and possibilism. It is called stop and go determinism. It means that possibilities can be created within the limits which do not damage the environment. So ये जो concept है, ये possibilism और determinism के बीच का पाथ है, जिसको कि हम मध्यम मार्ग भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो वी कॉल इट स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, कई सारे थिंकर्स ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच जो था उसको क्रिटिसाइज़ किया कि हम जैसे भी चाहें वैसे नेचर का यूज़ नहीं कर सकते, हमको अपनी लिमिट्स में भी रहना होगा, राइट। हम अगर अनलिमिटेडली जो है पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच पर टिके रहेंगे तो हम अल्टीमेटली जो है हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे, राइट। हमको ये नहीं करना है, हमको लिमिट में रह के हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका यूज़ करना है, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम हमको उसको हील होने का भी तो टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो है कंटिन्यूसली ट्रीज को कट करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, बट इससे क्या हो रहा है, हमारे नेचर का ही नुकसान हो। तो इसलिए हमको मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। अगर हम पेड़ों को कट करते जाए तो इन रिटर्न हमको जो है प्लांट्स को ग्रो भी करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है हम केवल कट करते चले जा रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा ही नेचर एक्सप्लॉइट होगा, राइट। सो इट इज़ अ स्टॉप एंड गो डिटर्मिन। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमको एकदम से पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच पर ही नहीं निर्भर करना है, और ऐसा भी नहीं है कि हम डिटर्मिनिज्म अप्रोच पर रहें। ठीक है, हम लोगों को एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं रहना है कि या तो हम बिल्कुल ही नेचर के अकॉर्डिंग रहेंगे या फिर हम पूरी तरह से नेचर को कैप्चर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमको मिडिल पाथ अपनाना चाहिए, हमको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, एंड वी शुड इंश्योर कि हम नेचर को डैमेज ना करें, बिकॉज अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड न्यू डिटर्मिनिज्म मीन्स यहाँ पर हमको मिडिल पाथ अपनाना है, ना तो हमको डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट पर रिले करना है और ना ही हमको पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच पर रिले करना है। ठीक है, वी हैव टू चूज द मिडिल पाथ, जहाँ पर हम चीज़ों को यूज़ भी करें, नेचर का यूज़ भी करें, बट विद इन अ लिमिट, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, वो डैमेज हो, एंड हम जो है एक बेटर लाइफ को भी इंजॉय कर सकें। ओके, next question is, how has the free run developed economies damaged the environment? Give 5 examples. So यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरह से जो फ्री रन डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, यानी कि जहाँ पर पूरी तरह से पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच पर बिलीव किया गया एंड हम जो है लगातार नेचर को ही एक्सप्लॉइट करते रहे, इससे क्या डैमेज हुआ है इन्वायरमेंट को, ये आपको बताना है। सो योर आंसर इज, पॉसिबिलिज्म मीन्स दैट देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। ठीक है, पॉसिबिलिज्म का मतलब ये है कि आप फ्री हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस भी तरह से चाहे नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्क्वेयर नेचर फ्रीली फॉर देयर डेवलपमेंट पर्पसेस, है ना। दस देयर इज़ अ फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स, यानी कि यहाँ पर आपके पास में कोई भी लिमिट है ही नहीं, आप जितना चाहें उतना डेवलपमेंट कर सकते हैं, नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स। यहाँ पर कोई भी बैरियर है ही नहीं, आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम है। ओके, बट द फ्री रन डेवलप्ड इकोनॉमीज हैज़ डैमेज्ड द इन्वायरमेंट इन फॉलोइंग वेज, विच आर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, डिग्रेडिंग लैंड्स। जिनमें से ज़्यादातर का सोल्यूशन यही है कि हम ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करें, एफॉरेस्टेशन को प्रैक्टिस करें,
तो इनमें से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं, है ना। सो मेजर रीज़न इज़ कि आप जो है एक फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड वापस से उनको प्लांट नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ फ्री एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज हैज़ डैमेज्ड द इन्वायरमेंट। अगर आप कंटिन्यूसली नेचर को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट यही होगा कि डैमेज होगा इन्वायरमेंट को। ओके, अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग्स, इट हैज़ ऑल्सो इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइव्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है ह्यूमंस के द्वारा एंड जिसकी वजह से उसने ह्यूमन लाइफ्स को भी इम्पैक्ट किया है। इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा, फिजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल और मटीरियल फिनोमिना सच एज climate, surface configuration and drainage and natural resources such as soils, minerals, water and forest। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनका क्लाइमेट आता है, ड्रेनेज सिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं जैसे कि सॉइल, मिनरल, वाटर एंड फॉरेस्ट एंड और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है। सो फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस एंड हैज़ ऑल्सो इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइव्स। ह्यूमन मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट टू सूट देयर डिफरेंट नीड्स टू मीट लाइफ्स नेसेसिटीज। तो ह्यूमंस ने जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इन दिस प्रोसेस दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज टू बियर ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट। सो हम ह्यूमंस ने नेचर को मॉडिफाई कैसे किया, तो वी टुक हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, हमने जो है नेचर के लॉज को समझा, नेचर को समझा, तब हमने कई सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया, मॉडिफाई किया, ठीक है। जब हमको चीज़ें पता चली, अब हमने टेक्नोलॉजी को समझा, तब हमने कई सारी मशीनरीज को बनाया, इक्विपमेंट्स बनाए। तो ये हमने किया जब हमारे पास में नॉलेज हुई, है ना। सो वी यूज टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज टू मॉडिफाई आवर नेचर। ओके, बिकॉज ऑफ दीज अल्टरेशंस ऑफ ह्यूमंस हैव ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू सम एरिया एंड एट सम अदर एरियाज क्रिएटेड एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। तो ये जो चेंजेस करे हैं हम ह्यूमंस ने नेचर में, इनकी वजह से कई सारी जगहों पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है, डेवलपमेंट हुआ है, बट एट द सेम टाइम कुछ जगहों पर इन्वायरमेंटल क्राइसिस हुआ है, बहुत सारा इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है, इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचा है। तो दोनों ही चीज़ें हुई हैं। तो व्हाट वी नीड टू फिगर आउट इज़ कि हम जो है सस्टेनेबिलिटी को अपनाएं, हम इस तरह से चीज़ों का यूज़ करें कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा डैमेज भी ना हो एंड हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो सकें। ओके, सो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमने जो है कई सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करे, इसकी वजह से ऑफकोर्स हम सभी को पता है हमारे पास में नंबरलेस जो है एडवांटेजेस हैं, बट अगर हम इन्वायरमेंटल डैमेज की बात करें तो हमारे पास में डैमेज भी बहुत सारा हुआ है। सो हमको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेम सम सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड्स आपको बतानी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड और कौन कौन सी ज्योग्राफीज होती हैं। सो आपकी बुक में मल्टीपल सब फील्ड्स गिवन हैं। सो योर आंसर विल बी, ह्यूमन ज्योग्राफी हैज़ द फॉलोइंग सब फील्ड्स एज ब्रांचेस: कल्चरल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ठीक है। तो जितनी भी दे रखी हैं आपकी बुक में, एक बार यू हैव टू लुक एट इट, ताकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो बना ही रहे, है ना। ऑफ कोर्स आपको सारा ही लर्न करना है, बट स्टिल जस्ट हैव अ लुक अच्छे से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। यहाँ पर हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया है एंड आपको ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर पता होने ही होने चाहिए इफ़ यू वांट द बेटर स्कोरिंग इन योर एग्जाम्स। एंड सो फॉर नाउ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। तब तक रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के